हेलो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, उन सबको सबका मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज का आपने को टाइटल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं महासतीपतन सूत्र के आखिरी पार्ट के बारे में। ये पार्ट 3 है, ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग माइंडफुलनेस की बात करेंगे, माइंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेटेड जो भी मतलब माइंड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कनेक्टेड जो भी माइंडफुलनेस होती है उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक हिस्सा है। और महासतिपतन सूत्र अगर किसी ने भी पढ़ा है या फिर कोई उससे फेमिलियर है तो उसको ये आइडिया जरूर होगा कि इस सूत्र में हम लोग माइंडफुलनेस और माइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर ये मतलब पार्ट 3 है। अगर किसी को पार्ट 2 या पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर के लाइव स्ट्रीम में ही पूरा पूरा जितने भी प्रीवियस पार्ट्स है उनको देख सकता है। और उसके बाद अगर वो इस पार्ट में आएगा तो उसे समझ में आएगा कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो असल में जो महासतिपतन सूत्र है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सूत्र जो है असल में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ दी धम्म है। मतलब ये इतने फंडामेंटल चीज है कि इसको इग्नोर कभी नहीं कर सकते। इस सती पठान सूत्र के बारे में आपने अक्सर बहुत भिक्षुओं को बात करते हुए सुना होगा। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेट पे जाके सर्च कर सकता है। तो हमने पिछले 2 लाइव स्ट्रीम्स में मतलब माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स और माइंडफुलनेस ऑफ माइंड, ये 3 चीजों के ऊपर जो भी माइंडफुलनेस है, जिन जिन चीजों को हमें याद रखने की जरूरत है उनके बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कशन किया है। तो लाइव स्ट्रीम थोड़ी लंबी होगी। खासकर ये वाली लाइव स्ट्रीम शायद तक सबसे ज्यादा लंबी होगी क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी टाइप की माइंड ऑब्जेक्ट्स है और उनके बारे में हमें इसमें पता चलेगा, ठीक है। और माइंडफुलनेस की क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, इनको याद भी रखना जरूरी है, ठीक है। इन पे अच्छे से एकदम कॉन्टम्पलेट करने की जरूरत है ताकि इनको हम अच्छे से मतलब इंसाइट के साथ मतलब विपස්සना के साथ हम लोग इन्हें देख सके कि आखिर हमारे मन में आखिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइंडफुलनेस और माइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो लास्ट पार्ट है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स यहाँ पे ना होकर कि यहाँ पे माइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जो भी मन की वस्तु है, जो कुछ भी चीजें मन में उत्पन्न हो जाती है और फिर चले जाती है, हम उनके बारे में आज पता करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है 4.1 दी हिंड्रेंसेस। तो मतलब 5 ऐसी बाधाएं, कुछ हर्डल्स होती हैं। जैसे अगर किसी ने हर्डल रेस खेली होगी तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिनको पार करना होता है, ठीक है। तो ऐसी ही मेंटल हिंड्रेंसेस भी कुछ होती हैं हमारे मन में प्रैक्टिस करते समय कि जो हमारे मन को एकदम ओपन होने से या फिर ओपन या फिर अनलिमिटेड होने से रोकती हैं, ठीक है। ये हमारे मन के एक तरीके से समझ लो सबसे बड़े मतलब बंधन है। और ये हमें हमारे माइंड को एकदम खुला होने नहीं देती। ये हमारे माइंड को बहुत सारी चीजों से बांध के रखती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ हिंड्रेंसेस है, मतलब कुल मिला के 5 है। तो यहाँ पर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कि हाउ डज ए मेंडिकेट मेडिटेट ऑब्जर्विंग इन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली यहाँ पर मेंडिकेट का मतलब भिक्खु है। तो भिक्खु जो क्या किस तरीके से मेडिटेट करता है, एक माइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब भी मैं प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा होगा तो मैं माइंड ऑब्जेक्ट बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ पे माइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो जब भी प्रिंसिपल आपको दिखाई दे समझ जाएगा कि मैं माइंड ऑब्जेक्ट ही बोलूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता है भिक्खु जो होता है वो माइंड ऑब्जेक्ट्स के एक एस्पेक्ट पर, उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके ऊपर मेडिटेट करता है, ठीक है। और मेडिटेट करते हुए मतलब मेडिटेशन करते हुए उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करता है ध्यान से, ठीक है। देखता है कि उसका आखिर नेचर कैसा है। तो इट्स वेरी मेडिकेट मेडिटेट बाय ऑब्जर्विंग इन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू 5 हिंड्रेंसेस। तो पहले यहाँ पर जो 5 हिंड्रेंसेस मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 5 हिंड्रेंसेस होती हैं, 5 हर्डल्स होती हैं, 5 बाधाएं होती हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पर हम लोग पहले 5 जो हर्डल्स हैं, है ना, 5 बाधाएं हैं उनके बारे में बात बात करेंगे जो कि हमारे मन में बार बार आती है, ठीक है। और हमें उनके एक एस्पेक्ट को मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है हाउ डज ए मेडिकेट डू दैट। यहाँ पर बेसिकली कैसे करता है, इट्स व्हेन ए मेडिकेट हु हैज सेंसुअल डिजायर इन देम अंडरस्टैंड। तो जब भी एक मेडिकेट ये मेडिटेशन करते हुए ऑब्जर्व करता है कि क्या उसके अंदर मतलब चेक करता है, एग्जामिन करता है खुद को कि क्या मेरे माइंड में सेंसुअल डिजायर है कि नहीं है। मतलब ऐसे कोई भी डिजायर जो मतलब सेंसुअल हो नेचर में, मतलब जो जो हम लोग आसपास की जो भी भोग की जो वस्तु है उनसे रिलेटेड कोई भी डिजायर प्रेजेंट है कि नहीं है उसके माइंड में, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है, प्रेजेंट होता है तो तो ये वो समझ जाता है कि आई हैव सेंसुअल डिजायर इन मी। तो ये अब यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस की तरीके से बात चलेगी, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पता कर रहा है कि मतलब माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब सेल्फ नहीं माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सेंसुअल डिजायर जो होती है वो माइंड में आती है और कहीं नहीं, बाकी शरीर में किसी हिस्से में नहीं आती। ये मेंटल चीज है। तो हम लोग यहाँ पे माइंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो सेंसुअल डिज़ायर अगर प्रेज़ेंट होता है अगर आपके अंदर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे अंदर सेंसुअल डिज़ायर है, ठीक है? तो इतना आपके अंदर मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब आपको तुरंत पता चल जाए। व्हेन दे डोंट हैव सेंसुअल डिज़ायर इन देम, दे अंडरस्टैंड आई डोंट हैव सेंसुअल डिज़ायर इन मी। तो ऐसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं फिर वो कि अगर उनके अंदर सेंसुअल डिज़ायर नहीं होता है या फिर वो खत्म हो जाता है, तो उन्हें उन्हें समझ में आ जाता है, मतलब वो डिटेक्ट कर लेते हैं अपने अंदर, है ना? कि आई डोंट हैव एनी सेंसुअल डिज़ायर इन मी, कि मेरे अंदर कोई सेंसुअल डिज़ायर नहीं बचा है, वो नहीं है। दे अंडरस्टैंड हाउ सेंसुअल डिज़ायर अराइजेस। उन्हें समझ में आता है, जितने भिक्षु लोग हैं जो भी मतलब माइंडफुलनेस की मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनको उनको ये समझ में आना होता है कि उन्हें समझना होता है कि कैसे सेंसुअल डिज़ायर अराइज़ होती है, ठीक है? मतलब कैसे पैदा हो जाती है। हाउ हाउ सेंसुअल डिज़ायर अराइजेस, तो सेंसुअल डिज़ायर कैसे पैदा होती है, ये पहले पता होना मतलब समझना होता है। हाउ व्हेन इट्स ऑलरेडी अराइज़न इट्स गिवन अप। तो जब वो पैदा हो जाती है, जब वो उत्पन्न हो जाती है, तो कैसे उसको गिव अप किया जाता है, मतलब कैसे उसको छोड़ें, कैसे उसको त्यागें, ठीक है? सेंसुअल डिज़ायर को। एंड हाउ वन्स इट इज़ गिवन अप, इट डज़न्ट अराइज़ अगेन इन द फ्यूचर। तो एक बार आपने उसको गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना? छोड़ के चले गए, तो कैसे मतलब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं दोबारा आने से, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिवेंशन की बात की जा रही है ना? कि हम लोग सेंसुअल डिज़ायर को प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे खत्म कर देना है, और कैसे मतलब हम लोग को फ्यूचर में सेंसुअल डिज़ायर पैदा होने से रोकना है, ठीक है? तो उसका भी मतलब माइंडफुलनेस एक भिक्षु के माइंड में होता है, कि कैसे करना है, ठीक है? तो ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो सेंसुअल डिज़ायर को पहली बात तो जानना है कि वो कैसे पैदा होती है। फिर इसके बाद ये भी जानना है कि उसे कैसे त्यागा जाता है, उसको त्याग कैसे करना है, कैसे छोड़ना है उसको। और एक बार वो छूट गया तो फिर कैसे उसको इंश्योर किया जाए कि वो दोबारा पैदा ना हो, ठीक है? मतलब उसे प्रिवेंट कैसे करना है दोबारा मतलब पैदा होने से। तो ये 3 चीज़ें मतलब उसको पता होती है भिक्षु को, ये समझना होता है बेसिकली, ठीक है? सेंसुअल डिज़ायर का अपना एक डेफिनिशन भी है, सेंसुअल डिज़ायर क्या होती है वगैरह-वगैरह, है ना? कितने प्रकार की होती है, ये सब मतलब मेरे को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि वरना ये लाइव स्ट्रीम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन सेंसुअल डिज़ायर अभी मतलब इन ब्रीफ में बता देता हूँ कि इंद्रियों से जितने भी हमारी जो 6 सेंसेस होती हैं, उनके ऊपर उनके बेसिस पर ये जो उनसे जो भी रिलेटेड हमारी डिज़ायर होती है, उनको त्यागना है, ठीक है? मतलब सेंसुअल मतलब जैसे समझ लीजिए टंग, बॉडी, माइंड, अ, आई फिर इसके बाद ईयर हो गया, फिर इसके बाद माइंड हो गया, ठीक है? आई, ईयर, टंग, नोज़, बॉडी, माइंड। तो ये कुछ सेंसुअल ऑर्गन्स हैं हमारे, जिनके प्रति हमारे अंदर डिज़ायर होती है ना? हम उन्हें हमारा उनसे अटैचमेंट होता है ना, हम लोग उसे क्लिंग करके रहते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं, ठीक है? तो उसे छोड़ते नहीं हैं, तो उसको त्यागना ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन दे हैव इल विल इन देम, अब इल विल के बारे में मतलब अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए कि अगर मेरे अंदर इल विल है, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अगर मेरे मन में बुरी इच्छा है, ठीक है? मतलब मैं बुरा सोच भी रहा हूँ उसके लिए, मैं अगर इच्छा नहीं भी कर रहा हूँ तो भी अगर मैं बुरा सोच ही रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है? तो वो मुझे समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं यार, मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये बुरी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? आई हैव इल विल इन मी, मतलब मेरे अंदर उसके प्रति बुरी इच्छा है, मेरे अंदर नफ़रत है या फिर जो भी बोल लो, ठीक है? तो मेरे अंदर बुरी इच्छा है, तो ये अवेयरनेस उसके अंदर आ जाती है, मतलब एक भिक्षु के अंदर, ठीक है? व्हेन दे डोंट हैव इल विल इन देम, दे अंडरस्टैंड आई डोंट हैव इल विल इन मी। और अगर उनके अंदर किसी के प्रति कोई बुरी बुरी इच्छा नहीं है, तो एक भिक्षु को ये समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर अब कोई बुरी इच्छा नहीं है, ठीक है? आई डोंट हैव इल विल इन मी। दे अंडरस्टैंड हाउ इल विल अराइजेस, वो ये समझ आता है कि इल विल कैसे पैदा होती है, इसका कारण क्या है, ठीक है? कैसे किस कारण से पैदा होती है। हाउ व्हेन इट्स ऑलरेडी अराइज़न इट्स गिवन अप, अगर वो पैदा हो गई है, अगर वो आ गई है मन में, है ना? मन में अगर किसी च कोई भी बुरी इच्छा मतलब कोई भी बुरी सोच पैदा हो गई है, तो उसे कैसे त्यागा जाए, है ना? उसे गिव अप कैसे करते हैं, ठीक है? तो त्यागना है उसको भी। एंड हाउ वन्स इट्स गिवन अप, इट डज़न्ट अराइज़ अगेन इन द फ्यूचर। अगेन सेम पिछली बार वाली जैसे सेंसुअल डिज़ायर में हम लोग बात कर रहे थे, जो स्टेप हमने सेंसुअल डिज़ायर के रिस्पेक्ट में फॉलो की थी, उसी स्टेप को अब हम इल विल के रिस्पेक्ट में फॉलो करेंगे, ठीक है? सेम स्टेप को। बस ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, पहले सेंसुअल डिज़ायर था, अब इल विल था। तो हमें इल विल को भी प्रिवेंट करना है कि इल विल हमारे अंदर कभी ना आए, बुरी इच्छा कभी ना आए, बुरी सोच कभी ना आए हमारे अंदर, ठीक है? अगर वो आ जाती है तो उसे गिव अप कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, उसको छोड़ना कैसे है, ठीक है? उसके लिए एक आधार होता है, उसके लिए कारण होता है, जिसको क्या मतलब एक प्रैक्टिस होती है जिसे छोड़ना पड़ता है, वो सिखाया जाता है मेडिटेशन के समय। व्हेन दे हैव डलनेस एंड ड्राउज़ीनेस इन देम, डलनेस मतलब डल मतलब वो मेंटली मतलब बहुत आलसी किस्म का बोल लो, ठीक है? लेज़ीनेस भी बोल सकते हो आप इसे, वो मेंटली और फिज़िकली डल है एकदम, है ना? बहुत आलसीपन है उसके अंदर। मतलब हमेशा बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता है, ज़्यादा कुछ काम-धाम नहीं करता। अगर ऐसा कुछ अगर उसके अंदर माइंड में है ना? ऐसे ही कुछ है तो उसको, और उसके साथ-साथ अगर उसके अंदर नींद है, मतलब ड्राउज़ीनेस मतलब बार-बार उसको नींद आ जाती है, ठीक है? मतलब काम नहीं कर पाता उसको बार, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाते-पीते हैं वो, है ना? मतलब सही सही टाइम पे नहीं खाते, उनको नींद आने लगती है, ठीक है? तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है तो एक भिक्षु जो है वो समझ जाता है कि आई हैव डलनेस एंड ड्राउज़ीनेस इन मी, ठीक है? तो वो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके मतलब एग्ज़ामिन करके खुद से एग्ज़ामिन करके ये जान जाता है, मतलब समझ जाता है कि मेरे अंदर अभी ये है, ठीक है?
तो ये जो भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इनको हमें चेक करते रहना है टाइम पर कि ये हमारे अंदर है कि नहीं, ठीक है? तो डलनेस एंड ड्राउज़ीनेस मेरे अंदर मतलब आलसीपन है, मैं हाँ, मैं थोड़ा-सा मेरे मन में आलसीपन है और मेरे मन में थोड़ा-सा मतलब नींद आने की जो प्रॉब्लम है, वो भी मेरे मन में है, ठीक है? When they don't have dullness and drowsiness in them, they understand I don't have dullness and drowsiness in me. तो अगर मेरे अंदर कोई भी डलनेस या फिर ड्राउज़ीनेस नहीं है, नींदापन बोल लो, जो भी बोल लो और या फिर आलसीपन नहीं है मेरे अंदर, तो मेरे को ये समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरे अंदर वो खत्म हो चुकी है। मेरे अंदर ये दोनों चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है? और यही हमें करना भी है। Realization how dullness and drowsiness arise मतलब जो भिक्खु लोग हैं वो समझ जाते हैं कि कैसे डलनेस और ड्राउज़ीनेस पैदा होती है, इनके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स को कौन-कौन से मतलब कॉज़ और कंडीशंस होती हैं जिनकी वज़ह से डलनेस और ड्राउज़ीनेस पैदा हो जाती है, ठीक है? एंड व्हेन दे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दे आर गिवन अप और कैसे उनको गिव अप करना है। एक बार वो आ गई मेरे अंदर, ठीक है? मेरे अंदर अगर ये सब चीज़ें पैदा हो जा रही है मतलब आलसीपन आ रहा है और मैं उसको डिटेक्ट कर ले रहा हूँ कि अरे ये तो मेरे अंदर आ गई है ना? मतलब मेरे को थोड़ी-सी नींद आ रही है जो बहुत ज़्यादा या फिर मेरे को आलसीपन में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इस टाइप से, है ना? तो उसको कैसे मतलब छोड़ना है, ठीक है? इस आदत को कैसे खत्म करना है पूरी तरह से, तो वो भी सब सिखाया जाता है, ठीक है? तो उसका भी तरीका होता है एंड वन्स दे आर गिवन अप दे डोंट अराइज़ अगेन इन द फ्यूचर और कैसे इन 2 चीज़ों को मतलब डलनेस और ड्राउज़ीनेस को इनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है ताकि फ्यूचर में दोबारा से पैदा ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक भिक्खु को पता रहती है, ठीक है? वो पूरे पूरी तरह से उसमें होश में रहता है, माइंडफुलनेस में रहता है, याद रखता है। यहाँ पे सिर्फ़ होश में रहने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ अवेयरनेस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे माइंडफुलनेस की बात चल रही है। और माइंडफुलनेस जो होता है, सती जो होता है, वो अवेयरनेस से एक कदम आगे होता है। माइंडफुलनेस का मतलब जो चीज़ ये है, पढ़ ली है वो याद रहे हमेशा, ठीक है? भूले ना मतलब माइंडफुलनेस का मतलब हमेशा तुम्हारे माइंड में रह ही रहे वो, ठीक है? अवेयरनेस उसके बाद आएगा, ठीक है? तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना है, दिमाग में पूरी तरह से इन सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेना है ना? तो ये करना है हमें फिर इसके बाद व्हेन दे हैव डाउट इन देम अब यहाँ पर देख लो कि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि व्हेन दे हैव रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स। अब अगेन मेरे अंदर अगर रेस्टलेस मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मतलब रेस्टलेस मतलब मैं मतलब बहुत बेचैन की हो गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, फ़ियर मेरे अंदर आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया हूँ, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गया हूँ मतलब, है ना? मतलब शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है एक तरीके से, ठीक है? रात में नींद नहीं आती, अपने आप को बहुत ज़्यादा छटपटाता था मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा छटपटाता सॉरी मेरी मतलब हिंदी थोड़ी-सी वीक है। तो रेस्टलेस मतलब जो आदमी एकदम बेचैन हो जाता है, एकदम ठीक से सो नहीं पाता है, अपने शरीर को इधर-उधर घुमाते फिरता है, ठीक है? एकदम या फिर बोले ना कि बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रेज़ी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। तो ये मतलब ज बहुत ज़्यादा जब पैशनेट हो जाता है मतलब आदमी, तो वो रेस्टलेस भी हो जाता है, ठीक है? तो खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई काल्मनेस, कोई शांति नहीं रहती उसके अंदर। और रिमोर्स मतलब पछतावा, ठीक है? किसी चीज़ को लेके पछतावा कि अगर मैं ये कर लिया होता तो मैं ऐसा हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, आज मेरे साथ ये होता, वो होता, फलाना-ढिमकाना। तो ऐसे कोई भी अगर पछतावा या फिर कोई भी रेस्टलेसनेस है उसके अंदर, है ना? उसके माइंड में, तो वो ये जान जाता है कि वो मेरे अंदर है। आई हैव रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स इन मी, है ना? अगर है तो। अगर वो नहीं है तो वो समझ जाता है कि आई डोंट हैव रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स इन मी। अगर वो नहीं है तो ये समझ जाता है कि मेरे अंदर नहीं है, ठीक है? तो ये मतलब सेल्फ चेकिंग चल रहा है, ठीक है? पूरा चेक कर रहा है मतलब अपने माइंड को कि उसमें ये सब है कि नहीं है। दे अंडरस्टैंड हाउ रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स अराइज़ कैसे ये दोनों चीज़ें ये जो 2 माइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जो मेंटल फैक्टर्स हैं, ये कैसे पैदा हो जाती हैं, ये उनको सब पता होता है, ठीक है? वो समझ जाते हैं इस चीज़ को एंड हाउ व्हेन दे हैव ऑलरेडी रादर दे आर गिवन अप और जब ये वे एक बार पैदा हो जाती हैं, तो इनको कैसे हमें छोड़ना है, कैसे इनको त्याग करना है और एक बार त्याग देने के बाद उनको कैसे रोकना है फ्यूचर में पैदा होने से, दोबारा से मतलब दोबारा आने से उन्हें कैसे रोकना है, इसका भी मतलब माइंडफुलनेस रहता है भिक्खु में, ठीक है? अब लास्ट है 5वां मतलब ऑब्स्टेकल है, 5वां हर्डल है, जो है डाउट, है ना? डाउट तो मतलब ऑब्वियसली इसका आप नॉर्मल सेंस में भी समझ सकते हो, लेकिन धम्म में हम डाउट को एक स्पेसिफिक सेंस में समझते हैं, ठीक है? हम डाउट का मतलब बेसिकली बोलते हैं जब वो इग्नोरेंस में है। इग्नोरेंस मतलब उसको फोर नोबल ट्रूथ्स और जो पतिच्य समुप्पद है, जो फोर नोबल ट्रूथ्स और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जब इनका उसको मतलब पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता, तब हम बोलते हैं कि वो आदमी अभी डाउट में है, ठीक है? तो ये धम्म के रिस्पेक्ट में मैंने आपको डाउट समझाया कि धम्म में डाउट का डेफिनिशन क्या है, ठीक है? कैसे समझते हैं? और इन जनरल अगर डाउट किसी भी चीज़ को लेकर के अगर डाउट है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे अंदर डाउट है, ठीक है? आई हैव डाउट इन मी। अगर किसी चीज़ को लेकर मेरे अंदर डाउट नहीं है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कि उस चीज़ को लेके मतलब किसके रिस्पेक्ट में मेरे अंदर डाउट है और किसके रिस्पेक्ट में मेरे अंदर डाउट नहीं है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? एक्सेप्ट करने आना चाहिए कि हाँ, ये है मेरे अंदर, ठीक है? तो इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी माइंडफुलनेस होनी चाहिए, माइंडफुल या फिर माइंडफुल अवेयरनेस भी बोल सकते हो। तो जनरेशन हर डाउट अराइजेस डाउट कैसे पैदा होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? है ना? उसके पीछे क्या कारण होते हैं, किस कॉज़ की वजह से
डाउट पैदा होता है और एक बार अगर वो पैदा हो गया तो कैसे उस डाउट को छोड़ना है, कैसे खत्म करना है, ठीक है? कैसे गिव अप करना है उस डाउट को और एक बार गिव अप कर दिया उसको तो फिर उसको कैसे प्रिवेंट करना है दोबारा फ्यूचर में पैदा होने से, ठीक है? हमें क्या करना होगा कि दोबारा से डाउट फ्यूचर में पैदा ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें एक भिक्खू जो है समझ करके रखता है अपने दिमाग में, ठीक है? उसे पूरी समझ होती है, इन सारे मतलब मन वस्तुओं के बारे में, है ना? सारी स इतनी मतलब ये समझना ये समझदार वालों का ही काम है ये पूरा, पूरा समझने का ही खेल है और इतनी सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं जो कि आसान नहीं है ट्रेनिंग, ठीक है? इसलिए यहाँ पर अंडरस्टैंड वर्ड का बहुत मतलब यूज़ हुआ है, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पर। एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब माइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भिक्खु लोग हैं वो सब लोग मेडिटेट करते हैं ऑब्जर्व करते हुए एक एस्पेक्ट को, ठीक है? एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल इस तरीके से मतलब एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब माइंड जो 5 हिंड्रेंसेस थे, 5 जो हर्डल्स थे, इनके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? कि ये है कि नहीं है, अगर आ गया है तो उसे कैसे दबा के खत्म करें वगैरह-वगैरह। इंटरनली, एक्सटर्नली इंटरनली मतलब खुद के अंदर, एक्सटर्नली मतलब दूसरे के अंदर देखना, ठीक है? दूसरे को देख के ही पता चल जाए कि अरे इसके अंदर डाउट है, इसके अंदर सेंसुअल डिज़ायर है, इसके अंदर इल विल है, ठीक है? अरे अब इसके अंदर इल विल नहीं है, इल विल खत्म हो गया। अरे इसके अंदर से सेंसुअल डिज़ायर खत्म हो गया, ठीक है? तो अच्छा ये अभी आलसी है, इसके अंदर थोड़ा-सा नींद आ रही है, थोड़ा-सा डूब रहा है, इसको बार-बार नींद आ रही है करते हुए। तो ये सब चीज़ों को पहचानना है पूरी तरह से, ठीक है? तो एक्सटर्नली मतलब इंटरनली मतलब खुद के प्रति और एक्सटर्नली मतलब दूसरे के प्रति। इस तरीके से हमें माइंडफुलनेस को बिल्ड करना है एंड बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। माइंडफुलनेस इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि हम लोग चीज़ों को जल्दी भूल ना जाएँ, ठीक है? वो उसे लंबे समय तक याद रखें और लंबे समय तक याद अगर कोई चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में मतलब बैठ जाती है। फिर उसे याद-वाद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ज़बान में आ जाती है, ठीक है? बहुत इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगर कोई चीज़ इंटरनली मतलब खुद के प्रति या दूसरे प्रति सब हमें ये सब मेडिटेशन करके रखना है, याद रखना है। दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल्स एज़ लायबल टू ओरिजिनेट। जितने प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल मतलब जितने भी माइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नेचर यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑब्ज़र्व करते हैं इस चीज़ को, है ना? मेडिटेशन करते हैं ऑब्ज़र्व करते हुए कि क्या वो ओरिजिनेट होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या वो फॉल होती है मतलब फॉल मतलब वो उत्पन्न होती है फिर नष्ट होती हैं, ऐसा मतलब इम्परमानेंस, है ना? तो क्या वो इस इम्परमानेंस को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है? तो असल में जितनी भी माइंड ऑब्जेक्ट्स होती है वो इम्परमानेंट ही होती है, लेकिन उनको ऑब्ज़र्व करना होता है, वरना इंसान को कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि ये सब सारी की सारी चीज़ें इम्परमानेंट है, ठीक है? लायबल टू बोथ ओरिजिनेट एंड वैनिश, वो पैदा होंगी और फिर गायब हो जाएँगी, ठीक है? आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है? एक विचार आता है मन में चला जाता है, फिर दूसरा आता है फिर चला जाता है, फिर तीसरा आता है फिर चला जाता है। तो वो भी ओरिजिनेट करती हैं, थॉट्स भी फॉल करती हैं और वो लायबल होती हैं मतलब वो बाउंड होती हैं कि वो बस आएँगी और चली जाएँगी, ठीक है? तो ये इम्परमानेंस के ट्रुथ को दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो इस इम्परमानेंस पे हमें मेडिटेशन करना है। इम्परमानेंस ऑफ बेसिकली माइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे उसी को बताने की कोशिश कर रहा है कि माइंड ऑब्जेक्ट्स का नेचर यही होता है कि वो आती हैं और चली जाती हैं और ये हम अपने अगर हम लोग थॉट को ऑब्जर्व करें ध्यान से अपने मन के अंदर, तो हम डायरेक्टली रियलाइज़ कर सकते हैं इस फैक्ट को। और माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश दैट प्रिंसिपल्स एक्जिस्ट और ये माइंडफुल या फिर तुम्हारे अंदर ये याददाश्त पैदा हो जाए कि हाँ, प्रिंसिपल जो है, जो माइंड ऑब्जेक्ट्स है वो एक्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें रियल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये कोई मोह-माया, बिल्कुल नहीं, फालतू ये सब शब्द का कभी इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें रियल हैं, ये सब चीज़ें एक्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये इम्पर्मानेंट होती हैं, ठीक है? तो ये आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, ठीक है? तो दे दिस माइंड ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली एक्जिस्ट, ओके? तो क्या-क्या चीज़ें एक्सिस्ट कर रही है संसार में उसमें से वो सब कुछ मतलब एक तरीके से एक्सपोज़ कर दिया है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस तो मगर याद रखने के लिए बस ये याद रख सकता है वो कि प्रिंसिपल जो है माइंड ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सिस्ट करती है, ठीक है। नॉलेज के लिए और माइंडफुलनेस के लिए कि कौन-कौन से माइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? क्या वो इम्पर्मानेंट है कि नहीं है, इन सब की एक याददाश्त उसके अंदर बिल्ड हो जाती है। केवल याद रखने के लिए अगर उसे प्रैक्टिस या फिर कुछ रियलाइज़ेशन नहीं करना है तो। दे मेडिटेट इंडिपेंडेंट मेडिटेशन हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है? लेकिन किस तरीके से मेडिटेशन करना है ये यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, मतलब बताया हुआ है। दे मेडिटेट इंडिपेंडेंट नॉट ग्रास्पिंग एट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई दुनिया में संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हैं। इंडिपेंडेंट होके एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन मतलब ध्यान वगैरह ये बौद्धों का अपना मेडिटेशन होता है। That's how a mendicant meditates by observing an aspect of principles with respect to the five hindrances. जैसा लिखा है वैसे ही उसका मतलब है, डायरेक्टली मतलब है, डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है कि इस प्रकार से एक भिक्षु जो होता है मेडिटेशन करता है, एक प्रिंसिपल्स के जो माइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स मतलब हमारे माइंड ऑब्जेक्ट्स, तो जितनी माइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सेंसुअल डिजायर, इल विल, है ना? डाउट हो गया तुम्हारा, इन सब के एस्पेक्ट
के ऊपर वो मेडिटेशन करता है उनको ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? तो उनको ऑब्जर्व भी करता है, उन्हीं पे मेडिटेशन भी करता है और विद रिस्पेक्ट टू द 5 हिंड्रेंसेस, वही जो 5 हर्डल्स थे उनके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग मेडिटेशन करते हैं। ऑब्जर्व करना है मतलब मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग बाय ऑब्जर्विंग समथिंग बाय मेडिटेटिंग ऑन इट्स ऑन वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ओके। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से बेस्ट तरीके से इसको मतलब समझाने की कोशिश की है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको समझना, क्योंकि ये शब्द बहुत लंबे हैं, ठीक है? तो किसी को कुछ भी डाउट हो सकता है या फिर उसको पकड़ ना पा रहा हो कि इसका मतलब क्या मतलब हो रहा है, ठीक है? मतलब उसे समझने में दिक्कत आ रही हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकता है, ठीक है? मैं क्लियर कर दूँगा। क्योंकि ये शब्द बहुत डीप है, बहुत डीप चीज़ है और इतने डीप चीज़ों को सीधा एक बार में हर कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे होंगे जिनको दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? So these things are very deep, and so if you have any kind of doubt, be mindful, be aware that yes, I have doubt regarding these things, so I will ask the YouTuber about it in the comment section, okay, and clear my doubt. है ना? दी एग्रीगेट्स, अब दूसरा माइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो आएगा। पहले हमने 5 हर्डल्स के बारे में बात की थी, अब हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। जिसको एग्रीगेट्स का मतलब खंड, ठीक है? पाली भाषा में इसको खंड बोलते हैं। आपने अक्सर अगर किसी ने बौद्ध भिक्षुओं की वीडियोज़ देखी होंगी तो वो 5 खंडों की बात करते हैं, ठीक है? 5 खंड है कुल मिलाकर के मतलब संसार में, ठीक है? Furthermore, a mendicant meditates by observing an aspect of principles with respect to the 5 grasping aggregates। तो यहाँ अगेन यहाँ पर असल में होता क्या है संसार में कि मैं जो भिक्षु जो जो ये 5 एग्रीगेट्स होते हैं, 5 खंड होते हैं, इनसे हर जो कोई भी जीव है, ठीक है? जिसकी अविद्या अभी तक खत्म नहीं हुई है, मतलब जिसे धर्म का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो वो उसको क्लिंग करके रखता है, मतलब उसको पकड़ के रखता है, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति ने एक पंछी को पकड़ के रखा हो और उसे अपने हाथ से जाने ना दे रहा हो। तो वैसे ही जो भी जीव है संसार में, वो इन 5 खंडों ये प एग्रीगेट्स हैं, इनको पकड़ के रखता है, ठीक है? 5 एग्रीगेट्स यहाँ पे फुल पे 5 लिखे हुए हैं, इनको पकड़ के रखता है हमेशा। हर हर समय मतलब हर क्षण, हर मोमेंट हमेशा यही होता है, हम लोग पकड़ के रखते हैं इन 5 एग्रीगेट्स को और हम लोग उसे छोड़ते नहीं है, ठीक है? इस वजह से हम लोग जो भी संसार में सफ़र करते हैं, ठीक है? तो सफ़रिंग का जो पहला जो सत्य है मतलब सफ़रिंग जो होती है वो इसी चीज़ की वजह से होती है, क्योंकि हम लोग 5 जो खंड है उनको पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, ठीक है? उनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले तो जो भिक्षु होता है वो मेडिटेशन करता है उस 5 एग्रीगेट्स के ऊपर, जो 5 खंड है उनके ऊपर मेडिटेशन करता है। कैसे करता है मतलब कैसे मेडिटेशन करता है? उनके ऊपर मेडिटेशन करता है तो उनके एक एस्पेक्ट को, उनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है? तो मेडिटेशन करते हुए हमें ऑब्जर्व करना है उनके एक पार्टिकुलर नेचर को, ठीक है? वो नेचर ऑब्वियसली क्या है? इम्पर्मानेंस है, ठीक है? And how does a mendicant meditate observing aspect of principles with respect to the 5 gaping aggregate? और एक भिक्षु कैसे मेडिटेशन करता है? इट्स व्हेन ए मेंडिकेंट कॉन्टेम्प्लेट्स, अब यहाँ पे कॉन्टेम्प्लेशन चालू होगा, ठीक है? तो एक भिक्षु जो है वो बहुत गहरा विचार करता है, बहुत गहरा मतलब ये समझ लो कि समुद्र जितना गहरा विचार करता है वो। घुसते चले जाता है अंदर, है ना? मेडिटेशन करते-करते ही वो घुसते चले जाता है, विचार करता है कि सच इज़ फॉर्म, सच इज़ द ओरिजिन ऑफ फॉर्म, सच इज़ द एंडिंग ऑफ फॉर्म। कि पहला खंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं रूप, है ना? रूप खंड। तो ऐसे रूप खंड का मतलब ऐसा है रूप। सच इज़ फॉर्म का मतलब अगर सच इस फॉर्म का मतलब कि रूप का जो डेफिनेशन होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो रूप का क्या डेफिनेशन है, रूप कैसा होता है, ये उसको उस पे बहुत गहरा विचार करता है, ठीक है? और रूप की परिभाषा दी हुई है, साफ-साफ परिभाषा दी हुई है कि रूप क्या होता है, ठीक है? बुद्धिज़्म में, तो अभी यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, बस ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? सच इज़ द ओरिजिन ऑफ फॉर्म, फॉर्म किन कारणों से उत्पन्न होता है, किसका मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी रूप के उत्पत्ति के पीछे? अक्सर लोग रूप की उत्पत्ति के पीछे कुछ डिवाइन-वाइन बोल देते हैं, लेकिन असल में सब कुछ झूठ है, ठीक है? कोई भी डिवाइन कॉज़ नहीं होता किसी भी रूप के उत्पत्ति के पीछे, ठीक है? उसके पीछे कुछ और कॉज़ होता है। और वो लिटरली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, मतलब एकदम साफ-साफ शब्दों में बताया हुआ है मतलब बुद्धिज़्म में, ठीक है? मतलब इस त्रिपिटक में और ये मैं किसी दिन एक्सपोज़ करूँगा पूरा मतलब लाइव स्ट्रीम करके अपने यूट्यूब चैनल पर। सच इज़ द एंडिंग ऑफ फॉर्म और रूप कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, इसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है? कि रूप का अंत कैसे होता है, ठीक है? सच इज़ द एंडिंग मतलब ये अब रूप एंड हो गया, मतलब अब रूप खत्म हो गया, ठीक है? अब कोई रूप नहीं बचा, तो इस हद तक अवेयरनेस रहती है। मतलब पैदा हुआ तो हाँ, पैदा हुआ है, खत्म हो गया तो हाँ, खत्म हो गया है, ठीक है? किसकी बात यहाँ पे चल रही है? रूप की बात चल रही है, ठीक है? तो रूप की डेफिनेशन, रूप की उत्पत्ति और रूप का अंत हो जाना, उसका समापन हो जाना, ये 3 चीज़ें के इन 3 चीज़ों के ऊपर एक भिक्षु जो होता है बहुत अच्छे से विचार करता है, ठीक है? कैसे विचार करता है? मेडिटेशन करते हुए विचार करता है।
सच इज फीलिंग, फीलिंग ये इसको फीलिंग कहते हैं, है ना, ये फीलिंग है। सच इज द ओरिजिन ऑफ फीलिंग, ये फीलिंग ऐसे पैदा होती है, इसके पीछे ये कारण है। सच इज द एंडिंग ऑफ फीलिंग, और जो फीलिंग होती है वो ऐसे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये इसका पीछे का कारण है। सच इज परसेप्शन, सच इज द ओरिजिन ऑफ परसेप्शन, सच इज द एंडिंग ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का पीछे उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। और परसेप्शन कैसे परसेप्शन कैसे समाप्त हो जाता है और कहाँ समाप्त होता है, इसके बारे में भी पूरी तरह से माइंडफुलनेस होती है, ठीक है। सच आर चॉइसेस, चॉइसेस यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखना था संखार, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस अगेन एक रॉन्ग ट्रांसलेशन है, यहाँ पर मेंटल फॉर्मेशन होगा। तो सच आर मेंटल फॉर्मेशन, संखार जिसको हम लोग बोलते हैं पाली भाषा में, तो ये संखार है। संखार की उत्पत्ति ये है, ऐसे जब ये हो जाता है तो इसका मतलब संखार पैदा हो गया है। और जब ये हो जाता है यहाँ पर सच इज द एंडिंग ऑफ चॉइसेस, यहाँ पर एंडिंग ऑफ मेंटल फॉर्मेशन। तो जब ये हो जाता है तो इसका मतलब हाँ, अब मेंटल जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो गया, ठीक है। मेंटल फॉर्मेशन में तुम्हारा थॉट आ जाएगा, तुम्हारा जैसे मेंटल फॉर्मेशन में सबसे पहले तो तुम्हारा जो वॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग पाली भाषा में बोलते हैं चेतना, ठीक है। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होता, ये तरह सा झूठ है। पाली भाषा में चेतना का मतलब होता है वॉल्यूशन, इंटेंशन, ओके। इंटेंशन हो गया तुम्हारा, तुम्हारा थॉट हो गया, ठीक है। और इंटेंशन थॉट वगैरह जो तुम्हारा अटेंशन हो गया, जो अटेंशन हो गया, तुम किसी माइंड ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, किसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो ध्यान देना भी एक क्या बोलते हैं, मेंटल फॉर्मेशन है, ठीक है। उसकी इसी मेंटल फॉर्मेशन में आ जाता है। तो वो क्या होते हैं, वो कैसे पैदा हो जाते हैं, कैसे नष्ट हो जाते हैं, इनके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। सच इज कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस आ गई है यहाँ पर लास्ट में। कॉन्शियसनेस एग्रीगेट, जिसको लोग बोलते हैं विज्ञान खंड, तो ये होता है विज्ञान, ऐसा होता है विज्ञान का ओरिजिन। और सच इज द एंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, और ऐसा होता है कॉन्शियसनेस का खत्म हो जाना, ठीक है। कॉन्शियसनेस कहाँ पे खत्म हो जाती है, ये भी मतलब एक भिक्खु को याद रहता है और माइंडफुल रहता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो निर्वाण में आके खत्म हो जाती है पूरी तरह से, है ना, वो बचती नहीं है। निर्वाण जब हो जाएगा मतलब अहंत हो जाओगे, तो फिर कॉन्शियसनेस भी नहीं बचेगी तुम्हारे लिए ना मेंटल फॉर्मेशन बचेगा, ना फीलिंग्स बचेगा, ना परसेप्शन बचेगा, फलाना ढिमकाना जो कुछ भी सब नहीं बचेगा, ठीक, पूरा मतलब पूरा खत्म हो जाओगे एक तरीके से, ठीक है। तो उसी खत्म हो जाने को मतलब जो आ, उसी चीज खत्म हो जाने को, जो अंत है, जो आग बुझ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब ये नहीं कि डेथ मतलब खुद को मार देना, ठीक है। खुद को मार देने का मतलब तुम संसार में फंस गए फिर से, ठीक है, क्योंकि जन्म मृत्यु जो होती है सांसारिक प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हम निर्वाण में बात करते हैं तो निर्वाण का मतलब ये होता है कि संसार खत्म हो गया तुम्हारे लिए, है ना। संसार खत्म हो गया, तुम संसार में ना कहीं पैदा होगे ना मरोगे, ठीक है। बर्थ और डेथ, है ना, जन्म मृत्यु खत्म हो गया, तुम लिबरेट हो गए, उसको बोलते हैं निर्वाण, ठीक है। और उसके लिए कॉन्शियसनेस खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन कॉन्शियसनेस से क्या खत्म होना चाहिए, मतलब कॉन्शियसनेस से क्लिंगिंग, जो हम लोग क्लिंग करते हैं ना कॉन्शियसनेस, बार 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 मतलब उसके बाद बार बार मतलब बार बार हम लोग कॉन्शियसनेस की बात करते रहते हैं, ये टेंडेंसी जो है, ये जो प्रवृत्ति है हमारी कॉन्शियसनेस की तरफ भागने की, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो कॉन्शियसनेस भी इम्परमानेंट होती है, ठीक है। परसेप्शन भी इम्परमानेंट होता है, फीलिंग भी इम्परमानेंट होती है। फॉर्म जो होता है, मटेरियल फॉर्म जो भी बोल लो, वो भी इम्परमानेंट होता है। जो मेंटल फॉर्मेशन होते हैं वो भी इम्परमानेंट होता है। तो हमें इम्परमानेंट नेचर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हुए उन पे मेडिटेशन भी करना है। इससे होगा ये कि हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, पूरी तरह से जान जाएगा कि इन जो कॉन्शियसनेस, फीलिंग, परसेप्शन वगैरह, इन सब की रियलिटी क्या है, ये समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, दिखाई देने लगेगा। फिर किसी और को तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि ये ऐसा होता है, ये फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तुम खुद से ही रियलाइज कर लोगे कि अरे ये सब चीज तो इम्परमानेंट है। और अगर ये इम्परमानेंट और अगर ये अनित्य है तो फिर मैं इसके पीछे क्यों भागूं, मैं क्यों ना छोड़ दूं इसे मेंटली, है ना, मन से क्यों ना छोड़ दूं। तो मन से छोड़ देता है, और जैसे ही वो मन से छोड़ देता है इन सब चीजों को, तो निर्वाण हो जाता है फिर उस समय उसका, ठीक है, कुछ नहीं बचता उसके लिए। सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इंटरनली, अगर अगर यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है तो इंटरनली एक्सटर्नली बोथ वगैरह ये सब यहाँ पे आएगा। तो वो इस खंड के एस्पेक्ट को, मतलब एस्पेक्ट मतलब इम्पर्मनेंस, ठीक है, अनित्यता को वो ऑब्जर्व करते हुए वो मेडिटेशन करते हैं पूरा। ये 5 खंड है इनके, तो पांचों खंड अनित्य है। पांचों खंड यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है सब आपको देख सकते हैं, फिर से अगर चाहे तो देख लेना। पांचों खंड अनित्य है, पांचों खंड दुख का स्रोत है, पांचों खंड जो होते हैं वो नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ मतलब स्वयं नाम की चीज उनमें नहीं है, उनमें से तुम किसी को भी स्वयं नहीं बोल सकते, ठीक है, स्वयं है ही नहीं, मतलब संसार में, संसार में स्वयं नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा स्वयं 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 स्वयं, है ना, सेल्फ 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 बोलते रहते हैं कि ये सेल्फ है, ये वो सेल्फ है, फलाना ढिमकाना। वो करते रह जाएंगे जिंदगी भर, और ऐसे ही करते करते एक दिन मर जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
लेकिन असल में रियलिटी है संसार की कि संसार में कुछ भी सेल्फ नहीं है, स्वयं नहीं है, ठीक है? तो स्वयं नाम की चीज़ ऐसे कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, कुछ परमानेंट जो होगा अंदर तुम्हारे अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में, ठीक है? संसार में एक-एक चीज़ है, एक-एक जो तुम्हारी सोच भी है वो भी क्या है? इम्परमानेंट है। तो इम्परमानेंस जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है? ऐसा कोई विदाउट एनी एक्सेप्शन कोई भी चीज़ एक्सेप्शन में नहीं है, ठीक है? निर्वाण को छोड़ कर के बाकी सब जो है वो इम्परमानेंट है, ठीक है? निर्वाण एक ऐसी चीज़ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्वाण का मतलब पूरी तरह से परमानेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? निर्वाण को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता निर्वाण को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनकंडीशनड स्टेट होती है। निर्वाण एकदम अलग चीज़ है। निर्वाण में हम किसी और दिन बात करेंगे और डिटेल में और डेप्थ में बात करेंगे, है ना? तो बस मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल इम्परमानेंस है। तो 5 एग्रीगेट्स को ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन करना है। द सेंस फील्ड, अब सेंस जो हमारी इंद्रियाँ होती है, जो 6 इंद्रियाँ होती है, उनकी जो फील्ड्स हैं, मतलब कौन-कौन से स्फीयर में वो मतलब कौन-कौन से डोमेन में वो फंक्शन करती है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। फर्दरमोर मेडिकेट मेडिटेट्स बाय ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स विथ रिस्पेक्ट टू द 6 इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सेंस फील्ड्स। तो जो भिक्खु होता है, वो मेडिटेशन करता है किस ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो फिर से प्रिंसिपल्स जो माइंड ऑब्जेक्ट्स है, उन्हीं की एक एस्पेक्ट को वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में किसके की मतलब किस माइंड ऑब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर? द 6 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंस फील्ड, ओके। तो 6 जो इंद्रियाँ खुद की और जो 6 इंद्रिय वस्तु जो बोलते हैं, जिनके साथ हमारी इंद्रियाँ मतलब इंटरैक्ट करती हैं, उनको मतलब ऑब्जर्व करता है, ठीक है? क्या ऑब्जर्व करता है उनके बारे में? उनकी इम्परमानेंस को ऑब्जर्व करता है। चेक करता है कि वो इम्परमानेंट है कि नहीं, ठीक है? तो सेल्फ चेकिंग चल रही है पूरी तरह से। एंड हाउ डज़ अ मेंडिकेंट डू दैट? तो मेंडिकेंट कैसे मतलब जो मेंडिकेंट है, जो भिक्षु है, कैसे मेडिटेशन करता है, ठीक है? It's when a mendicant understand the eye, sights and the fetters that arise dependent on both of these। तो पहले ऐसा तब होता है जब ये भिक्षु जो होता है वो आँख को पूरी तरह समझता है, ठीक है? आँख की समझ रखता है कि आँख की उसे समझ होती है कि असल में आँख मतलब है क्या, ठीक है? उसको पूरी तरह से समझ होती है कि आँख ये होता है। साइट्स साइट्स यहाँ पे ना बोल कर के यहाँ पर विज़िबल फॉर्म्स बोलना चाहिए। विज़िबल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ विज़िबल ऑब्जेक्ट, ओके? क्योंकि जो हमारी आँखें होती हैं वो सिर्फ़ विज़िबल चीज़ों को ही देख सकती है। है ना? अगर कोई चीज़ इनविज़िबल है, अगर कोई चीज़ इनविज़िबल है तो उसको आँख कभी नहीं देख पाएगी, ठीक है? जैसे कि अ, हमारी जो फिज़िकल आई है बेसिकली, जैसे कि स्पेस, है ना? स्पेस या फिर जो बहुत छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते अपनी आँखों से, है ना? ये सब चीज़ें इनविज़िबल है, ये आँखों से दिखाई नहीं देती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे साइट्स का मतलब यहाँ पे विज़िबल ऑब्जेक्ट्स की बात चल रहा है, ठीक है? तो एक जो भिक्खु होता है उसे अब आँख की समझ होती है कि आँख क्या होती है और उसे ये भी उसके ये भी वो समझता है कि वो ये भी समझता है कि साइट्स किसे कहते हैं। साइट्स मतलब यहाँ पे जो विज़िबल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। एंड द फेटर और जो फेटर मतलब बंधन जिसको हम लोग प पाली भाषा में संयोजन बोलते हैं। और कौन-कौन से संयोजन ऐसे हैं जो कि इन दोनों पे निर्भर होके पैदा हो जाते हैं, ठीक है? दैट अराइज़ेज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ दीज़। तो आँख और आँख से देखी जाने वाली जो भी वस्तु है, उसके ऊपर उसके आधार पे कौन-कौन से बंधन जो होते हैं हमारे मन में पैदा हो जाते हैं, उनको उनकी समझ मतलब एक भिक्षु को होती है, ठीक है? तो ऐसा होता है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ द fetter that had not arisen comes to arise? और अगर कोई बंधन पैदा नहीं हुआ है, अगर कोई संयोजन पैदा नहीं हुआ है, ठीक है? fetter अगर कोई संयोजन पैदा पैदा नहीं हुआ है, तो वो कैसे पैदा हो जाता है, ये उसकी समझ होती है, ठीक है? अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में अगर मैं इस चीज़ को देखूँगा देखूँगा तो शायद मेरे अंदर हो सकता है आकर्षण पैदा हो जाए, ठीक है? आसक्ति पैदा हो जाए या फिर नफ़रत पैदा हो जाए, ठीक है? मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो उसकी समझ होती है उसके अंदर, है ना? कि ये हो सकता है, ठीक है? ये करने पर ये हो सकता है, तो ऐसी समझ उसके अंदर होती है। हाउ द अराइज़ल fetters comes to be abandoned और जो जो पैदा हो गई है मतलब जो संयोजन जो मन में पैदा हो गई है, उनको कैसे छोड़ना है, कैसे त्यागना है, ये भी उसको समझ में आ जाता है कि इसको ऐसे छोड़ना है ना? कोई भी बंधन एंड हाउ द अबैंडन्ड फेटर कम्स टू नॉट अराइज़ अगेन इन द फ्यूचर और जो फेटर पैदा हो रहा है, ठीक है? जो संयोजन पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो गया, उसको कैसे मतलब रोकना है मतलब छोड़ने के बाद कैसे उसको रोकना है ताकि वो फ्यूचर में भविष्य में कभी पैदा ना हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द फैक्टर दैट अराइजेस डिपेंडेंट ऑन बोथ इज आइडेंटिफाइड एज डिजायर एंड लस्ट, ठीक है? तो डिजायर पैदा हो सकता है, लस्ट पैदा हो सकता है। इनके तो उनके बारे में उसको समझ होती है कि अगर मैं इस रूप को देखूँगा अपनी आँखों से तो हो सकता है कि मेरे अंदर चाहत पैदा हो जाए कि डिजायर डिजायर क्या है? एक बंधन है, ठीक है? और लस्ट पैदा हो सकता है, ठीक है? आकर्षण बोल लो, है ना? अटैचमेंट हो सकता है ना? जो कभी-कभार लोग उसका आम भाषा में गंदी नज़र बोल सकते हैं, ठीक है? तो मेरे अंदर लस्ट पैदा हो सकता है, तो ये सब पैदा हो जाती है, तो इनको खत्म कैसे करना है, ये पूरा
समझ में आता है, मतलब उसको समझ उसकी बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है? भिक्खु को, है ना? और उसको खत्म कर देना मतलब नष्ट कर देना, ताकि ताकि जब भी वो दोबारा किसी रूप को देखे तो उसके अंदर ऐसा कोई भी डिज़ायर और लस्ट जो है वो पैदा ना हो, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं असल में पाली भाषा में, यहाँ सामने लिखा है आपके अंदर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि चंडराग बोलते हैं, ठीक है? तो ये चंडराग जो पैदा हो जाता है, इसको कैसे खत्म करना, ये यहाँ पर उसकी माइंडफुलनेस एक भिक्खु को बिल्ड करनी पड़ती है। They understand the ear sounds and the fetter. They understand the nose smells and the fetter. They understand the tongue tastes and the fetter. They understand the body touches and the fetter. तो बेसिकली जो होता है कि जो भिक्खु होता है वो कान को भी समझता है कि कान क्या होता है, ठीक है? कान की उसे पूरी समझ होती है। ध्वनियों की ध्वनि मतलब इसको शायद हम लोग पाली भाषा में कुछ और बोलते हैं, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन साउंड्स का मतलब साउंड ही है, ठीक है? साउंड का मतलब कोई भी साउंड, एनी साउंड। और ईयर का मतलब कोई भी ईयर, मतलब कोई भी कान हो, ठीक है? वो जानवर का कान हो सकता है, किसी का भी कान हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कान कान होता है। तो कान को समझता है भिक्खु, वो ध्वनियों को समझता है, और जो भी बंधन जो होते हैं, जो इन दोनों के आधार पे पैदा हो जाते हैं, उनको भी समझता है, ठीक है? पूरा समझ रखता है। और अगर वो बंधन पैदा हो जाए तो फिर वो समझता है कि अरे बंधन पैदा हो गया है मेरे अंदर, उसे कैसे खत्म करना है ये भी उसे समझ में आ जाता है। वो इसकी समझ रखता है, और उस बंधन को खत्म करने के बाद कैसे उस बंधन को रोकता है वो, मतलब दोबारा भविष्य में पैदा होने से, उसको भी उसकी भी समझ उसको होती है, ठीक है? यही सेम प्रोसेस वो रिपीट करता है नोज़ के लिए, स्मेल्स के लिए, फेटर के लिए, मतलब का नाक और स्मेल के लिए, या फिर और उस पे आधारित जो भी बंधन पैदा हो जाते हैं उनके ऊपर। अ, वो ये समझते हैं कि जीभ क्या होता है, ठीक है? ये जीवा बोलते हैं वैसे इसको पाली में, टेस्ट बोलते हैं स्वाद वगैरह, ठीक है? उनकी भी समझ होती है, और पैटर्न जो भी मतलब चंड-राग जिसको बोलते हैं, है ना? ऊपर मैंने आपको दिखाया था। चंड-राग जो पैदा हो जाते हैं उनको कैसे मतलब खत्म करना, नष्ट करना है, ठीक है? वो इसकी समझ रखते हैं पूरी तरह से। शरीर क्या होता है, काया जिसको बोलते हैं काया, ठीक है? टच ना कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल मतलब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बॉडी से छू सकें, ठीक है? क्योंकि बॉडी से हम क्या करते हैं हमेशा, बॉडी सिर्फ छूने के लिए ही बना है। बॉडी से छूने के अलावा हम लोग कोई भी जीव हो, वो शरीर से केवल छू ही सकता है चीज़ों को, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो जो भी चीज़ छूता है उसको वो याद रखता है कि चलो यार, जैसे कि मैंने अभी कंप्यूटर छुआ हुआ है तो मेरे को मतलब मेरे को ये समझ है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा शरीर है और वो शरीर जो है अभी कंप्यूटर को छू रहा है, ठीक है? तो छू रहा है मतलब संपर्क हो रहा है, तो मेरे को समझ में आ रहा है। एंड द फैक्टर व्हिच अराइज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ दिस, है ना? और जो भी संयोजन जो पैदा होता है इन दोनों के आधार पर, मतलब बॉडी और टच के आधार पर, उसको भी वो समझता है। तो मतलब मुझे ये समझना है कि जैसे मैं अपने शरीर से अगर कंप्यूटर को छू रहा हूँ, ठीक है? ये टच हो रहा है, तो इसके आधार पर कोई जो संयोजन है, कोई बंधन है, क्या वो मेरे अंदर पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा करने से, अगर ऐसा करने से कोई बंधन पैदा हो रहा है तो ठीक है, उस बंधन को कैसे छोड़ना है मुझे, है ना? उस बंधन को कैसे खत्म करना है, और कैसे ये मतलब सुनिश्चित करना है कि वो बंधन दोबारा कभी पैदा ना हो भविष्य में। तो कुल मिला के 4-5 चीज़ें हैं जिनको हमें मतलब माइंडफुल रहना होता है यहाँ पर, है ना? तो माइंडफुलनेस का पूरा मतलब आप खुद भी अभी इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना मतलब वास्ट, ये इतना ज़्यादा बड़ा माइंडफुलनेस है, मतलब इतनी सारी चीज़ों को माइंडफुल याद रखना पड़ता है कि ये आसान नहीं है, ठीक है? इसमें सालों लग सकते हैं, इसे बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है? बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती है एक साथ। तो मेंटल लेवल पर बेसिकली, फिज़िकल लेवल पे तो करना ही पड़ता है, मेंटल लेवल पर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पूरी तरह से एक ट्रेनिंग ही है एक तरीके से ये धाम, ठीक है? They understand the mind, ideas and the pattern that arises depending on both of these. तो माइंड को समझता है ये भिक्खु है कि माइंड क्या होता है, ठीक है? आइडियाज़ के साथ-साथ आइडियाज़ की जगह आप मेंटल ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जो भी मतलब ऐसे कुछ कोई भी चीज़ जो कि माइंड में आ रहा है, ठीक है? माइंड में कुछ भी हो रहा है उसको समझ में होती है कि हाँ, ये चीज़ अभी मेरे दिमाग में आ गई है, ठीक है? तो आइडियाज़ को समझता है वो, आइडियाज़ मतलब मेंटल ऑब्जेक्ट्स की समझ रखता है वो। एंड द फैक्टर दैट अराइजेस डिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ दिस। और जो भी संयोजन, जो भी बंधन जो होते हैं, जो पैदा हो जाते हैं इन दोनों के मतलब माइंड और आइडियाज़ के बेसिस पर जो भी बंधन पैदा हो जाते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं, उसकी भी उसको समझ में आ जाते हैं। मतलब उसको याद होता है कि कौन-कौन से बंधन अभी पैदा हो सकते हैं यहाँ पर। दे अंडरस्टैंड हाउ द पैटर्न कम टू अगेन सेम चीज़ है। वो संयोजन कैसे पैदा हुआ उसकी समझ होती है उसको। उस पैटर्न को कैसे खत्म करना है, कैसे छोड़ना है उसकी समझ होती है उसको। और उसको ये भी समझ होती है, वो ये भी समझता है कि अब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसको कैसे मतलब भविष्य में पैदा होने से रोकना है, ठीक है? मतलब प्रिवेंट कैसे करना है उसको, ठीक है? कैसे मतलब मैं इसको आने से रोकूँ, तो ये सब वो एक भिक्खु जो होता है ये इन सब चीज़ों को याद रखता है ना? इन सब स्टेप्स को जो भी ट्रेनिंग का ये जो हिस्सा है, ये सबको याद रखता है वो।
एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग इन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो वो ऐसे ही एक भिक्खु जो होता है वो ऑब्जर्व मेडिटेशन करता है इन सब चीजों के ऊपर, जो भी ऊपर लिखा हुआ है इन सब चीजों के ऊपर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप वो मेडिटेशन करता है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, वही इम्पर्मेनेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल इंटरनली एक्सटर्नली बोथ, यही चीज यहाँ पे सेम रिपीट हो रही है। तो खुद का भी देखना है, दूसरे का भी एग्जामिन करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, दोनों में करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, सेम चीज रिपीट होगी। That is how Medicare meditates by observing an aspect of principles with respect to the six interior and exterior senses। तो इस तरीके से वो मेडिटेशन करता है जो भी भिक्खु होता है। पहले तो वो क्या करता है, इन सब चीजों को याद कर लेता है, फिर इन सब चीजों के ऊपर बार बार मेडिटेशन करके उनको ऑब्जर्व करते रहता है, ठीक है, कि इनका नेचर कैसा है। तो जब वो बार बार करता है तो उसको साफ साफ दिख जाता है ध्यान से कि अरे ये तो इम्परमानेंट है, ये अनित्य है, तो फिर मैं इसके पीछे क्यों भागू, मुझे अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर वो अलग करना शुरू करता है, अलग करने का भी एक तरीका है, ठीक है, उसके लिए भी एक स्टेप है, ऐसे ही अलग नहीं हो जाओगे, है ना, सिर्फ देख लेने से अपने आप को अलग नहीं हो पाओगे। उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक रास्ता है, ठीक है। वो रास्ता जो है वो उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अष्टांग मार्ग, ठीक है। तो अष्टांग मार्ग यही सब करने में मदद करता है। फिलहाल के लिए हम लोग अष्टांग मार्ग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल अभी बस हम लोग इस सूत्र को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बाकी टॉपिक्स पे जाएंगे। तो इस तरीके से माइंडफुलनेस रहता है। अब बात आ गई है दी अवेकनिंग फैक्टर्स। अवेकनिंग फैक्टर्स का मतलब है दी टोटल 7, मतलब जिसको इसको हम लोग पाली भाषा में शायद भोजंग बोलते हैं। तो 7 भोजंग फैक्टर्स होते हैं हमारे असल में माइंड के लिए 7 भोजंग फैक्टर्स होते हैं। और इन फैक्टर्स को कल्टीवेट करना काफी, मतलब इनके ऊपर अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना इनको डेवलप किए निर्वाण नहीं मिल सकता, वो असंभव है पूरी तरह से, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो इनके इनसे रिलेटेड जो भी माइंडफुलनेस है ये हमें मतलब पूरी तरह से बिल्ड करके रखना है, याद पूरी तरह से याद ही रहना चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मेडिटेशन बाय ऑब्जर्विंग इन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स विथ रेस्पेक्ट टू दी 7 अवेकनिंग फैक्टर्स। तो हमें इन 7 जो फैक्टर्स है इनके हम लोग को यहाँ पर साथ साथ भुजंग लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और वही तो 5 हिंड्रेंस है, सो फिर तो ये जो 7 फैक्टर्स है इनको हमें डेवलप करना है और इनके ऊपर हमें अवेयरनेस पूरी तरह से बिल्ड करनी है। अवेयरनेस की मतलब यहाँ पे माइंडफुलनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो भी सेम वही चीज है, मतलब जो पहले आप लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोग चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। असल में हो ये रहा है कि बस टर्म्स को चेंज कर दिया गया, बाकी जो ऊपर से प्रोसेस चलते आ रहा था सेम वही हो रहा है, ठीक है। वो कैसे दिमाग में पैदा हो रहा है, कैसे उसको छोड़ना है, कैसे उसे नष्ट करना है, कैसे ये इंश्योर करना है कि दोबारा भविष्य में कभी पैदा ना हो, किसी भी विषय में पैदा ना हो, मतलब हमेशा के लिए खत्म कर देना उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मेडिटेशन करना होता है। अ, एक ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू दिस 7 अवेकनिंग फैक्टर। तो इस तरीके से भिक्खु जो है मेडिटेशन करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर चाहे तो मेरे को लगता है मैंने इतनी बार बोल दिया है, तो आप लोग इसको अब खुद से ही पढ़ लेंगे। इसको पढ़ करके सेम वैसे ही समझना जैसे कि हम लोग पिछले जितने भी टॉपिक्स पे बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, तो वैसे ही समझना है इसको। फैक्टर अवेकनिंग फैक्टर माइंड है, तो फैक्टर्स के ऊपर हमें माइंडफुलनेस बना के रखनी है। आई हैव द जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव द अवेकनिंग फैक्टर ऑफ माइंडफुलनेस इन मी, मतलब मेरे अंदर माइंडफुलनेस है कि नहीं है, इसको चेक करना है कि अगर हाँ है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है, अगर अधूरा है तो अधूरा है, ठीक है, पूरा नहीं है। और अगर पूरा है मेरे अंदर वो फैक्टर, मतलब पूरा है, ठीक है, मतलब हाँ मेरे अंदर है ये, मतलब माइंडफुलनेस का जो फैक्टर है, ठीक है। अगर नहीं है वही, अगर नहीं है तो फिर समझ में आ जाना चाहिए खुद को ही कि हाँ मेरे अंदर ये फैक्टर नहीं है, मतलब आई डोंट हैव द अवेकनिंग फैक्टर ऑफ माइंडफुलनेस इन मी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। इन मी का मतलब ये नहीं कि सेल्फ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन मी का मतलब मेरे माइंड में होना चाहिए वो, ठीक है, माइंड में अगर है कि नहीं है। देन अंडरस्टैंड हाउ द अवेकनिंग फैक्टर ऑफ माइंडफुलनेस है, देन नो कम्स टू राइज। और अगर माइंडफुलनेस अगर नहीं है तो मैं उसको कैसे बिल्ड करूँ, ठीक है, कैसे करना होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये मेरे को ये याद होने चाहिए। एंड हाउ द अवेकनिंग फैक्टर ऑफ माइंडफुलनेस दैट राइजन बिकम फुलफिल्ड बाय डेवलपमेंट। असल में हम लोग पिछली बार अभी हमने देखा होगा कि अभी यहाँ पर हम लोग माइंडफुलनेस जो कर रहे हैं यहाँ पर, हम इन 7 फैक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें हम गिव अप नहीं करेंगे। जैसे पिछले बार जो भी था उसको हम लोग गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, बार बार गिव अप आ रहा था, त्यागने का बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें त्यागना नहीं है, हमें इसका निर्माण करना है, ठीक है, कल्टीवेशन करना है। तो अगर वो एंड हाउ द अवेकनिंग फैक्टर्स ऑफ माइंडफुलनेस दैट आर बिकम फुलफिल्ड बाय डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि जो माइंडफुलनेस है अगर वो नहीं है मेरे मन में,
तो उसको कैसे मतलब बिल्ड करना है, ठीक है? कैसे इसको निर्माण करना है पूरी तरह से, ताकि जो मेरा मन है वो माइंडफुलनेस से मतलब माइंडफुलनेस से भर जाए पूरी तरह से, ठीक है? तो ये मतलब पूरी तरह ये सब चीज़ों को याद रखना होता है। When they have the awakening factors of investigation of principles, investigation of truth भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है? तो ये फैक्टर भी हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आए, तो हम लोग हमेशा बार-बार उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है? हम लोग सीधा कंक्लूजन पे कोई जंप नहीं करना है, हमें, है ना? हमें उसकी हम लोग कोई साइड नहीं लेना है, ठीक है? हमें इन्वेस्टिगेटिव रहना है हमेशा, है ना? तो इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड ऑब्जेक्ट्स बोल लो यहाँ पर, ठीक है? तो इसको भी हमें बिल्ड करना है अपने माइंड में, हमारी हैबिट बन जाए कि हम लोग माइंड ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो जाए, ठीक है? फिर इसके बाद एनर्जी आ गया, एनर्जी मेरे अंदर है कि नहीं है, ठीक है? इसके बारे में पूरी तरह से मतलब होश रहना चाहिए। रैप्चर रैप्चर मतलब रैप्चर का मतलब आप लोग इंग्लिश खोज सकते हैं वैसे, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है? रैप्चर के ऊपर हमें पूरी तरह से फिर मेडिटेशन करना होता है, ठीक है? और उसको डेवलप करना होता है। ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति होता है बेसिकली, ठीक है? फिजिकल ट्रैंक्विलिटी ये भी बोल लो। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति ये है कि नहीं है मेरे अंदर, इसको देखना होता है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका निर्माण कैसे किया जाए, ठीक है? निर्माण करना होगा। इमर्जन इमर्जन लिख दिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बेसिकली। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान होता है, और अभी ध्यान के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग कभी बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान की बात कर रहे हैं। और फिर इक्वानिमिटी, इस टर्म को तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि इक्वानिमिटी क्या है। तो इसके ऊपर ये हमें चेक करना है कि क्या मेरे मन में अभी इक्वानिमिटी है कि नहीं है। मतलब जैसे कि अभी मैं तुरंत यहाँ पे चेक करके पता लगा सकता हूँ कि मेरे मन में इक्वानिमिटी है कि नहीं है। और चेक करने पर मुझे तो पता, पर्सनली यही पता चल रहा है कि इक्वानिमिटी अभी मेरे अंदर नहीं है उतना, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के हमें इक्वानिमिटी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है? मतलब आधी-अधूरी इक्वानिमिटी मेरे मन में है अभी। तो इसे कैसे चेक करना है? तो मेरे अंदर इक्वानिमिटी अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे अंदर तो मतलब आई डोंट हैव द अवेकनिंग फैक्टर ऑफ इक्वानिमिटी इन मी। मेरा अभी कंडीशन ये है, ठीक है? मेरा अभी हाल ये है। मुझे डेवलप करना होगा, तो और डेवलप करने के लिए मुझे मतलब वही प्रोसेस जो अष्टांग मार्ग वगैरह उन सबको फॉलो करना होगा, ठीक है? पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद करने पड़ेंगे जितने भी सूत्रांश भी लिखे हुए हैं, इन सबको मतलब पढ़ के पूरा समझना है। याद करने से बेहतर है कि समझ जाओ पूरी तरह से, ठीक है? इनको याद भी करना होगा, समझना भी पड़ेगा और फिर डेवलप करना पड़ेगा मेडिटेशन करते-करते बार-बार। तो आसान नहीं है, मैं इ बहुत सारी चीज़ों पे मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर, ठीक है? और लेकिन लोग कर लेते थे, मतलब बुद्धा के समय में और बुद्धा के कई हज़ार साल तक लोग ये सब करते थे, ये रियल है, ठीक है? ये ऐसे ही नहीं आया। आई डोंट हैव द अवेकनिंग फैक्टर इक्वालिटी इन मी, ठीक है? आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग के अंदर इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है? आप लोग को चेक करना होगा कि आपके मन में है कि नहीं है। देन अंडरस्टैंड हाउ द अवेकनिंग फैक्टर इक्वालिटी दैट हैज़ नॉट अराइज़ कम्स टू अराइज़। तो इक्वालिटी कैसे पैदा होती है, ये मतलब हमें पहले समझना होगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे होता है एंड हाउ द अवेकनिंग फैक्टर इक्वालिटी दैट हैज़ अराइज़न बिकम्स फुलफिल्ड बाय डेवलपमेंट। और जो अवेकनिंग फैक्टर है, जो कि इक्वालिटी का जो फैक्टर होता है, इसको कैसे हमें पूरी तरह से मतलब डेवलप करना है, ठीक है? तो ये पहले उत्पन्न कैसे होती है और उसको डेवलप कैसे करना है, ये पूरा मतलब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमें पूरी तरह से देखना है। And so they meditate observing an aspect of principles internally externally, both internally externally। अगेन खुद के अंदर देखना है, दूसरे के अंदर देखना है कि ये सब फैक्टर्स जो 7 फैक्टर्स की बात कर रहे थे, भोजन की बात कर रहे थे, ये मेरे अंदर है कि नहीं है, दूसरे के अंदर है कि नहीं है। अगर मेरे अंदर नहीं है तो उसको मैं कैसे पैदा करूँ? अगर दूसरे के अंदर नहीं है तो दूसरे के अंदर कैसे पैदा करना है, ठीक है? अगर मेरे अंदर पैदा हो गया है तो उसको कैसे मतलब उसका कैसे डेवलपमेंट करूँ मैं, ठीक है? निर्माण कैसे करूँ उसका, ये मतलब मुझे पता होना चाहिए। और अगर दूसरा अगर कोई निर्माण नहीं कर पा रहा है तो उसको कैसे मतलब हौसला देना, उसको कैसे मतलब अ, हौसला देना है कि वो उसको बिल्ड कर ले, ठीक है? उसको रास्ता कैसे दिखाना है। तो ये सब पूरी तरह से माइंडफुलनेस होनी चाहिए। The meditation observing the principles is liable to originate, to liable to fall, liable to both originate meanings। और हमें ये भी मेडिटेशन करना है, ऑब्जर्व करना ध्यान से कि कहीं ये इम्पर्मानेंट तो नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्टली मेडिटेशन करेंगे और डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे तो 100% इम्पर्मानेंस ही नज़र आएगा, ठीक है? मतलब ये जो 7 फैक्टर्स हैं, 7 जो अवेकनिंग फैक्टर्स हैं, ये पैदा होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है? ये आते हैं और चले जाते हैं, ये हमेशा नहीं रहते, ठीक है? तो ये क्या है, इम्पर्मानेंट है बेसिकली, ठीक है? तो इनको डेवलप भी करना है और इनके इम्पर्मानेंट नेचर को भी रियलाइज़ करना है, ठीक है? बिना देखे रियलाइज़ेशन कभी नहीं होगा, तो रियलाइज़ करने के लिए इन्हें बिल्ड करना ही होगा। ऐसा नहीं कि पहले से ही मान लो कि अरे ये तो ऑलरेडी इम्पर्मानेंट है, तो हम तो वैसे ही भाव नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस करना है, इनको बिल्ड करना है और फिर इसके बाद रियलाइज़ेशन करना है कि अरे हाँ, ये वाक़ई इम्पर्मानेंट है, ये अनित्य है, तो हम अपने आप को अलग कर लेंगे।
ठीक है? मेडिटेशन करते हुए ये सब करना है। और माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश दैट प्रिंसिपल तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इम्पर्मानेंट होते हैं, ठीक है? तो माइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब रियल है, ये सब एग्जिस्ट करते हैं और ये इम्पर्मानेंट होते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है, एस्टैब्लिश करना है, मतलब मेडिटेशन करते ही इसलिए है ताकि हम लोग का वो जो माइंडफुलनेस है वो बिल्ड हो जाए। माइंडफुलनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है, ठीक है? टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस, ताकि टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज माइंडफुलनेस, तो नॉलेज के लिए भी हमें ये सब नॉलेज के लिए भी, ताकि हमें हमेशा पता रहे कि ये चीजें असल में ऐसी ही है। तो इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए हमें नॉलेज बना के रखनी है। एंड दे मेड इट इंडिपेंडेंट, नॉट ग्रास्पिंग एट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और फिर से कैसे हमें इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रह करके हमें मेडिटेशन करना है, ठीक है? तो ये वही सब चीज यहाँ पर हमें ध्यान देनी है। That's how a mendicant that's how a mendicant meditates by observing an aspect of principle with respect to the seven awakening factors। तो इस तरीके से जो एक भिक्खु होता है वो ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन करता है, ठीक है? मतलब जो प्रिंसिपल्स, मतलब माइंड ऑब्जेक्ट, जो भी माइंड ऑब्जेक्ट्स है, जो कि माइंड ऑब्जेक्ट्स है, उन सब के एक एस्पेक्ट पर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उनके इम्परमानेंस पर, ठीक है? उनके टाइप्स के ऊपर, मतलब कितने प्रकार की होती है, उनका नेचर क्या है, वगैरह वगैरह, उनको ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 7 फैक्टर्स की बात करी, उनको ऑब्जर्व करते हैं, दिखाने के लिए कि ये सब असल में मतलब इम्पर्मानेंट है, बिना देखे नहीं पता चलेगा, बिना ऑब्जर्व किए पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो वैसे मेडिटेशन करना मतलब माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाते हैं ट्रूथ, अब यहाँ पर बात आएगी ट्रूथ की, यहाँ पर अ, नोबल ट्रूथ की, जो 4 आर्य सत्य जो इनको कहा जाता है, उनके बारे में हमें माइंडफुलनेस बिल्ड करनी है, एस्टैब्लिश करनी है, मतलब हमेशा हमारे दिमाग में ये 4 आर्य सत्य रहे, हमेशा, कभी हम लोग भूले ना, एक पल के लिए भी। और अगर भूल भी जाए तो तुरंत उसको हम लोग वापस से याद कर लें, ठीक है? तो याददाश्त बना के रखनी है इन सत्यों के बारे में। A mendicant meditates by observing an aspect of principles with respect to the four noble truths। अब जो फोर नोबल ट्रूथ्स है उनके ऊपर मेडिटेशन करता है, उनके एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? सेम चीज लिखी है, ऊपर रिपीट हो रहा है, कैसे वो माइंडफुल रहता है एंड हाउ डज ही डू दैट, मतलब यही सेम चीज, इट्स व्हेन ए मेंडिकेंट ट्रूली अंडरस्टैंड्स दिस इज सफरिंग। तो पहले मेडिटेशन, अगर सफरिंग है तो उसको समझ में जो भिक्खु होता है उसको वो वास्तविकता में समझ जाता है कि हाँ सफरिंग है, यही सफरिंग है, ठीक है? बहुत सारे लोग को इतना कंफ्यूजन होता है कि वो सफरिंग को सफरिंग समझते ही नहीं है, ठीक है? वो सफरिंग में हैप्पीनेस देखने लग जाते हैं कि यार ये सफरिंग नहीं, ये हैप्पीनेस है, ये कुछ है, ये मतलब कोई मतलब नहीं बोलते कि कोई नियति का खेल है कि भाई हम सफर करें तो मतलब जरूर कुछ बड़ा होगा, तो वो ऐसे कोई चीज नहीं है, ठीक है? सफरिंग का मतलब सफरिंग ही होता है। सफरिंग का मतलब तुम्हारी स्थिति बिल्कुल खराब है, एकदम बेकार है, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? ऐसा सफरिंग है, ठीक है? मतलब दर्द का मतलब दर्द ही होता है। अगर कोई सफरिंग में हैप्पीनेस देखने की कोशिश करे या फिर सफरिंग में पर्पस देखना शुरू कर दे, तो ये सबसे बड़ा धोखा है, ठीक है? सफरिंग का मतलब सफरिंग ही होता है, सफरिंग में कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है? और अगर तुम्हें पर्पस बोलना ही है तो ऐसे बोल सकते हो कि सफरिंग जहाँ खत्म हो जाए वही पर्पस है, ऐसा बोल लो, ठीक है? तो सफरिंग जहाँ होता है वहाँ पर्पस नहीं होता है। तो दिस इज सफरिंग, अगर सफरिंग है तो मेरे को यस वो समझ जाता है कि हाँ यही सफरिंग है। सफरिंग को डिफाइन किया गया है, सफरिंग को बताया गया है बाकायदा, पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है कि हाँ यही सफरिंग है, इसके अलावा कोई सफरिंग है ही नहीं संसार में। दिस इज द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, ये सफरिंग और ये सफरिंग का ओरिजिन है, ठीक है? ये वो याद रखता है, समझता है उसको पूरी तरह से। दिस इज द सीजेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का ये सफरिंग का मतलब जो दुख है उसका निरोध करना, इसका निरोध हो जाना, मतलब क्या, किसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ अब सफरिंग का मतलब अंत हो गया, उसको, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? दिस इज द सीजेशन ऑफ सफरिंग। और अगर मैं साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो तन्हाई होता है, जो क्रेविंग होता है, उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देना ही ये कहलाता है कि हाँ अब दुख खत्म हो गया, मतलब अगर तुमने क्रेविंग को खत्म कर दे तो दुख खत्म। तो ये उसके अंदर एक याद आए, ये वो समझता है पूरी तरह से, ठीक है? दिस इज द प्रैक्टिस दैट लीड्स टू द सीजेशन ऑफ सफरिंग। और ये वो प्रैक्टिस है, मतलब अष्टांग मार्ग है जो कि तन्हाई को और अविद्या को खत्म कर देता है, ठीक है? ठीक है, तो ये तन्हाई और अविद्या को खत्म करके ही सफरिंग खत्म होती है। तो वो समझ जाता है कि हाँ यही एक पाथ है, पाथ मतलब अष्टांग मार्ग की बात कर रहा है, ठीक है? फिर इसके बाद एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इंटरनली एक्सटर्नली, बहुत इंटरनली एक्सटर्नली। अगेन ये इसको मैंने बार बार समझाया, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये आप लोग खुद से ही समझ लेना, आप लोग के लिए कैसे होमवर्क भी है, ठीक है? समझना आसान नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े बहुत डीप लेवल की, मतलब इतने डीप लेवल की चीजें कभी दुनिया में नहीं पढ़ोगे, ये बहुत ज्यादा डीप है, ये तुम्हें एक के बाद एक बहुत गहराई में चीजें, बहुत गहराई में तुम लोग को जाने के लिए बोल रहा है, ये जो सूत्र है
बहुत गहराई में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आसान नहीं है। इसमें पूरा दिन अगर लगातार दिन भर भी करोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ तुम्हें आ ही जाए, ठीक है? इसमें इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। कोई भी मतलब ये एक भिक्षु के मतलब एफर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा एफर्ट लगा रहा है। लायबल टू ओरिजिनेट, लायबल टू फॉल। अगेन ये जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी ट्रूथ है, ये भी ओरिजिनेट हुए, ये भी पैदा हुए, ये भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक है? मतलब ये इम्परमानेंट है। इम्परमानेंट मतलब इम्परमानेंट का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है तो सॉरी, क्योंकि मेरे को सर्दी हुई है, तो सर्दी की वजह से मेरी आवाज जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है? मेरे को बस लाइव स्ट्रीम करना था तो मैंने लाइव स्ट्रीम कर दिया। तो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल से, जो माइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, वो फॉल हो जाते हैं, वो लाइबल मतलब वो बाउंड है, मतलब वो होगा ही होगा। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही होता है, ठीक है? तो इम्पर्मनेंस का जो सत्य है उसको यहाँ पे बता रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो माइंड ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही देखना भी है, ऐसे ही देखना भी और ऐसे ही समझना भी है, ठीक है? क्योंकि वो व्यू का नेचर ही वही है, वही का ट्रू नेचर है, मतलब इम्पर्मनेंस, ठीक है? तो ये सब आती है चली जाती है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए और इसके हमें पूरी तरह से माइंडफुलनेस को, इसको हमें पूरी तरह से याद ही रखना है, मतलब हर मूवमेंट, हर क्षण, एक सेकंड के लिए भी इसको नहीं भूलना है, ये हमेशा दिमाग में घुसे रहे बात, ठीक है? वरना कोई भी आएगा और तुम्हें बेवकूफ बना के चला जाएगा, कोई भी दूसरा इधर उधर का व्यक्ति आएगा और तुम्हें बहका देगा, बोलेगा अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी, एकदम फुल फोकस के साथ ये सब कुछ करना है। और माइंडफुलनेस इस्टैब्लिश दैट प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट, और जो माइंडफुलनेस इस्टैब्लिश है कि प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगेन ये तो मैंने कई बार बोला है। और नॉलेज माइंडफुलनेस और इंडिपेंडेंटली एकदम अकेले, मतलब अकेले खुला, जहाँ पे कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, वैसे मेडिटेशन करना है तुम्हें। कुछ भी बिना दुनिया में कुछ भी नहीं पकड़ा, संसार का मतलब एक तरीके से छोड़ देना कि मैं संसार में किसी भी चीज को नहीं पकड़ूंगा, है ना? नॉट ग्रास्पिंग एट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है? दैट्स हाउ आई meditates by observing and respect to principles with respect to the four noble truths, ठीक है? तो इस तरीके से वो प्रिंसिपल्स जो माइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनको उनके ऊपर मेडिटेशन करता है, ठीक है? उनके इम्परमानेंस को ऑब्जर्व करते करते, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करता है वो, ध्यान से हर एक चीज जो कुछ भी हो रहा है माइंड में वो सबको ऑब्जर्व करता है ना? सबको सबके ऊपर मेडिटेशन करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, ताकि उसके अंदर माइंडफुलनेस बिल्ड हो जाए। तो ये होता है। तो anyone who develops these four kinds of mindfulness meditation in this way for 7 years can expect one or two results। तो अगर इस तरीके से माइंडफुलनेस मेडिटेशन करोगे, मतलब इस तरीके से माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है? मतलब ये टर्म थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। खैर कोई ना, इस तरीके से अगर कोई मेडिटेशन करेगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो 7 ईयर्स यहाँ पे पहले बोला, 7 साल के लिए, तो वो दो रिजल्ट उसको मिल सकता है, ठीक है? उसको दो मतलब उसको दो चीजें मिलेंगी। या तो इनलाइटनमेंट मिल जाएगा उसको, इनलाइटनमेंट में मतलब संबोधि जिसको बोलते हैं, उसको इसी जीवन में संबोधि मिल जाएगा, मतलब ये कि उसको निर्वाण मिल जाएगा। अगर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तो वो अनागामी अनागामी हो जाएगा, ठीक है? मतलब अनागामी क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अनागामी मतलब एक स्टेज नीचे होता है, ठीक है? या तो उसको अनागामी का फल मिल जाएगा या फिर वो अरहंत हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? हमें अनागामी पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमारा फोकस मेन यहाँ पे है, इनलाइटनमेंट इन दिस वेरी लाइफ, मतलब निर्वाण प्राप्त करने पर, ठीक है? तो ये हो सकता है, या तो फिर अनागामी फल तक तो तुम पहुंच ही जाओगे। और फिर इसके बाद लेट अलोन 7 ईयर्स, तो बुद्ध अब ये दावा करेंगे, वो बताएंगे वो कि 7 साल तो छोड़ो, अगर कोई इस तरीके से मेडिटेशन करता है, ठीक है? तो चाहे 6 साल लगे, तो अगर वो 6 साल के लिए भी करे, या फिर 5 साल के लिए करे, या फिर 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, एक रात के लिए ही, ठीक है? लेट दे लोन, और एक रात छोड़ो, अगर वो 7 दिन के लिए भी करे, ठीक है? से अगर ये 7 दिन तक ऐसी मेडिटेशन करे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको निर्वाण मिल जाए इसी में, है ना? और अगर निर्वाण नहीं मिला तो यही मिलेगा, मतलब अनागामी फल मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक मिलना मतलब फिक्स है, ये दो फिक्स रिजल्ट है, ठीक है? इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो तुम्हें मिल भी करेगा, ठीक है? तो इसीलिए इस महासती प्रधान सूत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंस है बुद्धिज्म में, हर कोई इसके बारे में बात करता ही करता है। लेकिन इतने डेप्थ में कोई भी इस मेडिटेशन को एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही कोई भिक्खु, कोई भिक्खु इस तरीके से आज के समय में तो मैं किसी भिक्खु को नहीं देखता कि जो इस तरीके से मेडिटेशन करता हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से तो नहीं करता वो। लेकिन अगर कोई करेगा तो 100% उसको निर्वाण मिल जाएगा। यहाँ पर इनलाइटनमेंट की जगह निर्वाण लिखना था वैसे, खैर
लिबरेशन भी बोल सकते हो, वगैरह वगैरह। द फोर काइंड्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये जो चार प्रकार के हमने चार प्रकार के मतलब माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स, माइंडफुलनेस ऑफ माइंड, और माइंडफुलनेस ऑफ माइंड ऑब्जेक्ट्स, जो हमने पिछले पार्ट वन, पार्ट टू और अब ये पार्ट थ्री में जब हमने बात की है, उसी की पूरी चार प्रकार की माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। आर दी पार्ट टू कन्वर्जेंस, तो यही होता है पार्ट टू कन्वर्जेंस। ये पार्ट टू कन्वर्जेंस यहाँ पे लिख दिया, पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पर, है ना। ये कन्वर्जेंस ना बोल रहे, पार्ट टू लिबरेशन लिखना चाहिए, कि ये इस तरीके से मेडिटेशन करते हुए एक आदमी अपने आप को लिबरेट कर सकता है। दे आर इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई सेंटियंट बींग्स, किसी की भी मतलब किसी को भी यहाँ पर शुद्धिकरण वाला मतलब वो मत समझ लेना कि नहाने जाओगे पानी वानी धो लोगे, ठीक है, पानी वानी से सब कुछ साफ कर लोगे, है ना, अपना आचरण अच्छा रखोगे तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे शुद्धि का मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है, ये मतलब कुछ अलग ही लेवल का मतलब शुद्धि है यहाँ पर, ठीक है। विशुद्धि बोलते हैं बेसिकली इसको, विशुद्धि एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जितने भी फील करने वाले जो भी सेंटिएंट बींग्स हैं, उनकी विशुद्धि करने के लिए ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, ये काफी है, ठीक है। टू गेट पास्ट सोरो एंड क्राइंग, टू गेट पास्ट सोरो एंड क्राइंग मतलब अब उसको सोरो मतलब कभी शोक नहीं होगा, उसको कभी भी शोक नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और कभी वो रोएगा नहीं, मतलब रोनापन एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है, आंसू खत्म हो गए उसके, हम हमेशा के लिए उसके लिए, हमेशा के लिए उसके लिए आंसू खत्म हो गया, वो कभी नहीं रोएगा, न कभी रोएगा न कभी शोक शोक करेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड मेक्स एन एंड ऑफ पेन एंड सैडनेस, और उसको कभी दर्द नहीं होता है, दर्द का मतलब यहाँ पर मेंटल की बात कर रहा है, ठीक है, मेंटल पेन कभी नहीं होगा, सैडनेस कभी भी वो सैड नहीं होगा। टू डिस्कवर द सिस्टम, सिस्टम को डिस्कवर करने का मतलब यहाँ पर है धम्म को डिस्कवर करने का, ठीक है। धम्म एक पूरी तरह से सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको कॉम्प्रहेंड करने के लिए, उसको उसको ए टू जेड समझने के लिए ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो ये सब वो मतलब माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बेनिफिट्स है। एंड टू रियलाइज एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब बुझ जाना, ठीक है, बुझ जाने को ही निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। आग बुझ गई, अब शांत है, पूरी तरह से कूल हो गए तुम, है ना, और इस लेवल पे शांत हो गए क्योंकि तुम्हारी शांति को भंग भी नहीं कर सकता, मतलब इतना खतरनाक लेवल का शांत है ये, ठीक है, क्योंकि आग बुझ गई, ठीक है। अब आग बुझ गई तो भाई भला कोई क्या करेगा भाई, ठीक है, उस आग को कोई छू नहीं सकता, उस आग को कोई ढूंढ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आग बुझ चुकी है। तो उसी अवस्था को, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं निर्वाण, है ना। तो निर्वाण का एहसास करना होता है, ठीक है। रियलाइज एक्सटिंग्विशमेंट यहाँ पर इसलिए लिखा है कि निर्वाण का एहसास किया जा सकता है, तो निर्वाण का एहसास करने के लिए ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना होगा। दैट्स व्हाट आई सेड एंड दिस इज व्हाई आई सेड इट। तो इन सब चीजों को करने के लिए, है ना, अपने पेन को खत्म करने के लिए, अपने सैडनेस को खत्म करने के लिए, है ना, अपने शोक को खत्म करने के लिए, अपने रोना धोना को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, पूरी तरह से प्यूरिफाई मतलब विशुद्धि करने के लिए, जितने भी जीव है उनकी विशुद्धि के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए और उनको निर्वाण प्राप्त करवाने के लिए ही मैंने, जो बुद्ध है यहाँ पर, मैंने ये माइंडफुलनेस जो महासतिपट्ठान सूत्र है, इसके बारे में एक डिस्कोर्स दिया था, ठीक है, मैंने डिस्कोर्स दिया, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट द बुद्धा सेड, सेटिस्फाइड द मेडिकेट्स अप्रूव्ड व्हाट द बुद्धा सेड। तो यही बुद्धा ने कहा था, और इससे जितने बौद्ध भिक्खु लोग हैं वो सब लोग मतलब सेटिस्फाइड थे, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया इसको कि यही है, ठीक है, सेटिस्फाइड, दे वर सेटिस्फाइड, उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये है बेसिकली पूरा पूरा पार्ट फोर, और बहुत इन डेप्थ है, मतलब इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर हमें मेडिटेशन करना होगा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और ये कोई आसान चीज नहीं है करना, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर करना पड़ेगा, और बार बार करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा माइंड जो है वो पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए, ठीक है, तो ट्रू नेचर पूरी तरह से जान जाओ, मतलब भर जाए पूरा दिमाग ये सब चीजों से, तो रियलाइजेशन होगा ही होगा तुम्हारा, मतलब निर्वाण रियलाइज हो ही जाएगा, 100% होगा, नेचुरली हो जाएगा वो, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर करने के लिए है। अगर एक रफ काउंट दूं तो मैं, अगर मैं एक रफली बोलूँ तो लगभग यहाँ पर इस पूरे महासती प्रधान सूत्र में हमें मतलब 50 से 60 अलग अलग टाइप के मेडिटेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब करने से मतलब निर्वाण मिल जाता है। और ये वो कोई सोच रहा है कि इतने सारा मेडिटेशन करना यहाँ पर तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, इसको एक बार अगर समझ जाओगे और डायरेक्टली वही करते चले जाओगे जो कि ये, और डायरेक्टली वही करोगे जो कि यहाँ मतलब जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक वैसा वैसा ही स्टेप्स को फॉलो करोगे, मतलब एक एक करके, तो 100% सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, है ना, तुम्हें निर्वाण मिल ही जाएगा, ठीक है, फिक्स है, मतलब रिजल्ट तो फिक्स है,
इस चीज़ के लिए। तो मैं सिर्फ़ हौसला बढ़ाने के लिए भी ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि हौसला बहुत सारे लोग को ऐसा चीज़ पढ़ के बहुत सारे लोगों का हो सकता है हौसला टूटे, ठीक है? तो हौसला नहीं टूटना चाहिए, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? डरना नहीं है ये सब चीज़ से, क्योंकि ये डर तो इसका जो रिज़ल्ट जो तुम्हें मिलेगा ना, ये दुनिया का सबसे अच्छा रिज़ल्ट है। मतलब निर्वाण जो मिल जाए भाई, वो संसार में किसी भी चीज़ को त्याग देगा, ठीक है? अगर उसके मन में हमेशा निर्वाण को पाने की इच्छा रहेगी, 100% वो संसार का त्याग करने से ज़रा भी नहीं डरेगा, ठीक है? वो सब कुछ छोड़ के चल देगा, बोलेगा भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो बुद्ध भी ऐसे ही मतलब छोड़ के गए थे अपना घर, ठीक है? दुःख का अंत करने के लिए। क्योंकि दुःख का अंत तो भाई आसान चीज़ नहीं है, दुःख बहुत बहुत मतलब महासागर है बेसिकली दुःख, है ना? दुःख का महासागर है पूरा संसार, और संसार से आज़ाद होना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? और बिना संसार से आज़ाद हुए तुम कभी दुःख का अंत नहीं कर सकते, ठीक है? बस तुम संसार में एक लोक से दूसरे लोक में, एक जगह से दूसरी जगह पे तुम भटकते रहोगे, यही होगा तुम्हारे साथ। तो संसार का पूरी तरह से अंत कर देना, है ना? पूरी तरह से खुद को बुझा डालना एक तरीके से, ठीक है? बुझा डालना, उसी को निर्वाण बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं ढूँढ सकता, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, कोई भी कैटेगराइज़ नहीं कर पाएगा, कोई भी लेवल उसपे नहीं चिपका पाएगा वो, ठीक है? वो ये नहीं बोल पाएगा कि ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये इसको मानता है, ये उसको मानता है, फलाना-ढिमकाना कुछ भी नहीं। मतलब तुम उसे कमेंट ही नहीं मार पाओगे, ठीक है? तुम्हारी ज़बान जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये मतलब पावर है धम्म का, ठीक है? धम्म की ये ताकत होती है कि तुम धम्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाएँगे उस व्यक्ति को ब बोलने उस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए जिसने धम्म दिया है, ठीक है? तो ये मतलब ताकत है, ठीक है? तो अ, इसी के साथ मैं अपना ये महासतिपता सूत्र का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैं समाप्त करता हूँ। बीच में थोड़ा-सा मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ चला गया था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था, तो फिर मुझे उसकी वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। मैं बहुत दिन के बाद लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फ़ॉरगिव कर दे उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा होगा इस लाइव स्ट्रीम के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस में लाइव स्ट्रीम को दोबारा से एक बार देख लें, ताकि आप लोग के अंदर भी ये नॉलेज आ जाए, इस सत्यप्रदान सूत्र के बारे में। और अगर आप लोग को ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो नीचे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। एकदम मतलब सिंपल टर्म्स में, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो। तो ये पूरा प्रैक्टिसिंग सूत्र है, ये जो महासत्यप्रदान सूत्र है, ये सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं बना है, ये फॉलो करने के लिए बना है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्रेनिंग, कीप making progress, and I'm sure if you practice well, then who knows, you can achieve nirvana in this very life. So it is possible. Okay. तो इसी के साथ अपना लाइव स्ट्रीम समाप्त करता हूँ। हम लोग अगले अगले लाइव स्ट्रीम में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।